बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 यानी चैप्टर 12 आपकी बुक का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा ये बैकग्राउंड है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आया कहाँ से। तो फर्स्ट ईयर में जो फिज़िक्स का पहला चैप्टर है स्कोप ऑफ फिज़िक्स, वहाँ पढ़ते हैं कि साइंस जो है उसकी दो ब्रांचेज हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस और फिज़िकल साइंस। साइंस में हम क्या करते हैं, साइंस इज़ द स्टडी ऑफ फिनोमिना ऑफ नेचर। नेचर के जितने भी फिनोमिना है, जितने भी प्रोसेसेस हैं, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, साइंस। ठीक है, कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है, बादल कैसे बनते हैं, इंसान और पौधे कैसे फलते फूलते हैं, नहीं। हर इंसान पे एक वक्त आता है जब वो इंतहाई छोटा होता है, वो क्या होता है, लोगों का मोहताज होता है। उसको एक ही काम आता है, क्या, रोना। अल्लाह ताला ने इतनी उसको अक्ल सिखाई होती है, वहाँ पता चल जाता है कोई मसला, बीमार है, भूखा है। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम बड़े हो जाते हैं और अपने उस वक्त को भुला देते हैं कि अल्लाह ताला ने हम पे इतनी करम किया, इतना नेमत की कि हमें इस स्टेज तक पहुंचा दिया। बहरहाल, तो फिर इसको दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। बायोलॉजिकल साइंसेस में किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, लिविंग थिंग्स के बारे में, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स। और फिजिकल साइंसेस में किसके बारे में पढ़ते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं, जैसे ये स्केल है, डेस्क है, जो भी है। फिर फिजिकल साइंसेस की मज़ीद 4 ब्रांचेज हुई, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और फिज़िक्स। फिज़िक्स की डेफिनेशन ये है आसान सी के इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मैटर एंड मादे और तवानाई का जो इल्म है वो फिज़िक्स है। नॉर्मली देखें, किसी भी इंग्लिश वर्ड के आखिर में अगर ये आता हो ICS या LOGY, LO, तो इसका मतलब है इट इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी। ये एक मुताले का मैदान है। किस चीज़ का मुताला है, फिर वो उसका नाम बताता है शुरू का। बहरहाल, तो फिज़िक्स की फिर बहुत सारी ब्रांचेज हैं। थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 11 में। फिर न्यूक्लियर फिज़िक्स है, एस्ट्रोफिज़िक्स है, एटॉमिक फ़िज़िक्स है, बहुत सारी ब्रांचेज हैं। फिज़िक्स की एक ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या ब्रांच है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की फिर मज़ीद ब्रांचेज हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये हमारे चैप्टर 12 का नाम है। जो आपके चैप्टर 12 का नाम है वो क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर 13 इलेक्ट्रोडायनामिक्स, या इसका दूसरा नाम होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसी का दूसरा नाम क्या है, तो बुक वाले ने नाम दिया हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 16 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। चैप्टर 14 में थोड़ा सा मैग्नेटिज्म के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर 12 से बेसिकली चैप्टर 16 तक हमारी स्टडी है और उसमें ज़्यादातर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे ही में पढ़ेंगे। ठीक है, तो साइंस, फिजिकल साइंस, फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर हो गया ये सबको। अच्छा, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़नी होती हैं, कूलम्स लॉ है, एक गॉसेस लॉ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और कैपेसिटर्स हैं। ये मेजर टॉपिक्स हैं, 4-5 बड़े बड़े, जो चैप्टर 12 में हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से अपनी स्टडी का आगाज़ करेंगे। तो इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। ठीक है, इसको मिटा के मैं दोबारा ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्या मुराद है, देखिए कहीं भी इलेक्ट्रो का प्रीफिक्स होगा ना, इंग्लिश में प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस होते हैं, उर्दू में भी होते हैं, साबके और लायके। मुमकिन
नामुमकिन, सही है ना। तो ना क्या है, प्रीफिक्स है, पॉसिबल इम्पॉसिबल। तो इम क्या कर रहा है, नॉट की मीनिंग दे रहा है। इस तरह इलेक्ट्रो कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को, कहीं भी इलेक्ट्रो का वर्ड यूज होगा इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, डेफिनेशन तो ये जो मैंने लिख दी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बाय वर्च्यू ऑफ विच दे एक्सर्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन ऑन ईच अदर, ठीक है। ये जो पेन है अगर इसको मैं रिलीज करूंगा तो ये क्या होगा, नीचे गिरेगा। कौन इसको खींच रहा है, ग्रेविटी, जमीन की फोर्स ऑफ ग्रेविटी खींच रही है। तो ग्रेविटी क्या है, जमीन की या किसी मास की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वह दूसरे मास पर क्या करता है, ग्रेविटी की वजह से एक मास दूसरे मास पे क्या करता है, एक मास दूसरे मास पर फोर्स लगाता है ना। ठीक तो कह रहे, डर क्यों रहे, नहीं आप गलत बोलेंगे तो क्या मैं आपको कैद में डाल दूंगा। ग्रेविटी वो प्रॉपर्टी है मास की जिसकी वजह से एक मास दूसरे मास पर फोर्स लगाता है। वो फोर्स क्या होती है, हमेशा अट्रैक्शन की, हमेशा क्या होती है। इसलिए हम कहते हैं ये पॉजिटिव मास, ये नेगेटिव मास, ऐसा हम कभी भी, मास हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, यार कुछ तो बोलो ना भाई, मैं पत्थरों से बात कर रहा हूँ क्या, मास एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह चार्ज की वो प्रॉपर्टी जिसकी बेस पे वो दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाए। अब चार्ज में लेकिन फोर्सेस अट्रैक्शन की भी होती हैं और रिपल्जन की भी, सही है। अब मास की प्रॉपर्टी या चार्ज की जो ये प्रॉपर्टी है ये क्यों है, इसका किसी को मालूम, बस ये है, इसकी डिटेल में आप नहीं जा सकते, ऐसा क्यों हो रहा है, बस ये हो रहा है, इसको मान के इसको आगे बढ़ना है, पढ़ना है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला का निज़ाम है। चार्ज मास पे फोर्स नहीं लगाएगा, चार्ज चार्ज पे ही फोर्स लगाएगा। क्यों हो रहा है, अल्लाह जानता है क्यों हो रहा है, ठीक है। अब चार्ज होते कितने टाइप्स के, दो टाइप्स के, आपने पढ़ा होगा यार, हाँ भाई। एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं, और तीसरा जो पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन, इसमें क्या चार्ज होता है। जो एटम का स्ट्रक्चर होता है ना, सेंटर में आप कहते हैं न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट्स हैं। न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन पे क्या चार्ज हम कहते हैं, पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव। ये कोई भी एटम है, फर्ज करें ये कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6, यहाँ आप 6 लिखते हैं, यहाँ 12 लिखते हैं। 6 इसमें प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर ऐसा है फर्ज करें तो वो 6 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है न्यूक्लियस में, और वो 6 इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑर्बिट्स में। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। अभी केमिस्ट्री आप पढ़ रहे होंगे, मुझसे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए। दूसरे ऑर्बिट में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 8। अच्छा, तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल स्टेट में जितने एटम के पास प्रोटॉन्स होते हैं यानी पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उतने उसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। जैसे अभी ये मैं कार्बन की बात करूं कि +6 है तो 6 ही माइनस है, तो चार्ज क्या हुआ, 0। नेट चार्ज क्या हुआ, 0। चार्ज 0 होने का ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर चार्ज पार्टिकल हैं, लेकिन जितने पॉजिटिव पार्टिकल है चार्ज उतने ही 6 प्रोटॉन है
तो 6 पॉजिटिव चार्ज, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 नेगेटिव चार्ज, तो +6 -6 रिजल्ट क्या हो गया? 0। सही है भाई, यहाँ तक क्लियर है? न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। अच्छा, अब एक चीज़ ये नोट कर लें, जब भी आप कहते हैं कि किसी चीज़ पे, किसी बॉडी पे चार्ज है, तो उसका लाजमी कोई ना कोई मास भी होगा, उसका लाजमन कोई ना कोई मास भी होगा। चार्ज ऑलवेज हैव अ मास, बट अ मास डज नॉट ऑलवेज हैव अ चार्ज। किसी चार्ज के, आप प्रोटॉन की बात कर लेना, प्रोटॉन का मास होता है? होता है या नहीं होता? इलेक्ट्रॉन का होता है? इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.11 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम, ये है इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, इसका मास है -31 किलोग्राम, और प्रोटॉन का मास है 1.672 एक्सपोनेंट -27। ठीक है, बहरहाल तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो चार्ज पार्टिकल है, इन पे चार्ज भी है, लेकिन इनका कोई ना कोई, जब भी आपसे कहेगा एक बॉडी है जिसपे चार्ज है, तो उसका मास लाजमन होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक मास है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस पर चार्ज भी हो, ये ज़रूरी नहीं है कि उस पर, भाई मेरा मास है, आपका मास है, नॉर्मली हम न्यूट्रल होते हैं, हम पे कोई चार्ज नहीं होता। अच्छा, अगला है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, क्या कैसे डिफाइन करते थे उसको? हाँ, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर, बट इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू, या द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। वो बॉडी को ऊपर से नीचे गिराया था और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम निकाल के प्रूव किया था, चैप्टर 8 में भी किया था स्प्रिंग के लिए। सही है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, लेकिन टोटल अमाउंट क्या रहता है? सेम। क्या रहता है? ये मास है, इस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल है, मैं इसको रिलीज करूंगा, हाइट कम हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। लेकिन जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है वही बन गई है काइनेटिक। दोनों को प्लस करेंगे, रिजल्ट वही आएगा 20। सही है, बिल्कुल इसी तरह चार्ज भी है। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, नीदर बी क्रिएटेड नॉर, बट इट मूव्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, या टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। किसी आइसोलेटेड सिस्टम का, आइसोलेटेड पढ़ा था हमने चैप्टर 11 में, जुदा गाना, वो तो उसके हिसाब से था। जुदा गाना जो दूसरी दुनिया से क्या हो? अलग थलग, दूसरी दुनिया से क्या हो? अलग थलग। फर्स्ट गाना ये हमारा वो सिस्टम है, इसमें एक सोडियम का आइटम है और एक क्लोरीन का आइटम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17। राइट, एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? कि इसमें 11 क्या है और 11 ही क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो 11 प्रोटॉन्स को अगर मैं कहूँ प्लस, एक प्रोटॉन के चार्ज को अगर मैं +1 कहूँ, तो 11 प्रोटॉन्स का चार्ज क्या हो गया? +11। और 11 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या हो गया? -11। तो टोटल चार्ज क्या हुआ? 0। तो सोडियम नॉर्मल स्टेट में क्या है? न्यूट्रल है। लेकिन अगेन न्यूट्रल का ये मतलब नहीं है कि उसके पास चार्ज पार्टिकल नहीं है। 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, टोटल चार्ज 0 है। क्या 0 है? टोटल चार्ज। इस तरह क्लोरीन में 17 पॉजिटिव है, 17 नेगेटिव है, टोटल क्या है? 0। अब अगर हम पूरे सिस्टम को लें, इस पूरे सिस्टम को, सोडियम प्लस क्लोरीन, ये पूरा सिस्टम हो गया, तो इसमें 11 पॉजिटिव इसके पास है, 17 पॉजिटिव इसके पास है, तो टोटल पॉजिटिव कितने हो गए? 28। 11 नेगेटिव और 17 नेगेटिव कितने हो गए? तो टोटल पॉजिटिव कितना है? कितना है भाई? टोटल नेगेटिव कितना है? अगेन नेट क्या है? नेट क्या है? तो टोटल
चार्ज क्या है, +28 -20। सही है। अब आ जाए, होता क्या है, आपने केमिस्ट्री में यकीनन पढ़ लिया होगा, ये सोडियम नॉर्मली क्या करता है, क्लोरीन को अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दे देता है। जब सोडियम क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है तो सोडियम का आखिरी शेल खत्म हो जाता है। सोडियम पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी वाक़ हो जाती है। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है भाई 11, उनको तो कुछ नहीं हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो माइनस चार्ज क्या हो गया 10, प्लस चार्ज क्या 11, तो 11 - 10 क्या हुआ +1, तो सोडियम पे प्लस चार्ज आ गया। क्लोरीन ने ले लिया, क्लोरीन के यहाँ एक और आ गया, क्लोरीन का आखिरी शेल पूरा हो गया। तो क्लोरीन के पास अगेन न्यूक्लियस के साथ तो हम कुछ नहीं कर रहे, 17 प्रोटॉन से न्यूक्लियस में, वो अपनी जगह पे हैं। ऑर्बिट्स में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन 17 की जगह क्या होगा 18, तो +17 और -18 रिजल्ट क्या हुआ -1। सुन रहे हैं सब मेरी बात? अपनी कापियों को ना घूरें, मुझे घूरें। लेकिन टोटल चार्ज क्या है, +11 +17 +28 -10 -18 -28, टोटल चार्ज अब भी +28 -28 है। ये चार्ज आया क्यों सोडियम पे, क्योंकि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन के बाद नेगेटिव चार्ज क्यों आ गया, क्योंकि क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया ज़्यादा। लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन्स 28 ही हैं, टोटल। ऐसा नहीं हुआ कि क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कहीं से और आ गया नया का नया, ऐसा हमने क्रिएट नहीं किया चार्ज, ये सलाहियत हम में है ही, ये कुदरत का काम है, अल्लाह ताला का काम है, हम चार्ज क्रिएट। तो जो चार्ज आता है हम कहते हैं ये चार्ज इम्बैलेंस हो गया। पहले चार्ज क्या था, बैलेंस, +11 -11 +17, जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मुंतकिल हो गया इम्बैलेंस, मैंने बताया ना प्रीफिक्स, चार्ज बैलेंस नहीं रहा, नॉट बैलेंस। जब चार्ज बैलेंस नहीं रहता तब क्या होता है, आपके एटम्स में क्या आ जाता है, कोई ना कोई टोटल चार्ज आ जाता है। +17 और -18 तो -1, और +11 और -10 तो +1। बात समझ में आई सबकी भाई? तो चार्ज इज कंजर्व, टोटल चार्ज इज कांस्टेंट। +28 -28 पहले भी है, +28 -28 बाद में भी है। एक चार्ज क्यों आ गया क्लोरीन पे, क्योंकि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको क्या कर दिया, दे दिया। नरम दिल है, रहम दिल है, सखी है, ले भाई सदका कर दिया, तेरा हो गया इलेक्ट्रॉन। समझ आई गई बात? कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा उतार लें इसको। एक कॉन्सेप्ट और है क्वांटाइजेशन का। जब भी कहा जाएगा कोई चीज़ क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब है वो फिक्स्ड अमाउंट में मिलती है, आपकी मर्ज़ी के अमाउंट में नहीं मिलती। फिक्स्ड अमाउंट में मिलती है, आपकी मर्ज़ी के अमाउंट में। ये एक मार्कर है और ये टोटल कितने हो गए? आप दुकानदार हो गए, मुझे 1.5 मार्कर दे दो, क्या कर दो मुझे? तो दुकानदार क्या करेगा, वो कहेगा भाई मेरे पास 1.5 मार्कर, मुझे 1.5 बंदा दे दो, मुझे क्या कर दो 1.5 बंदा या तो एक होगा या तो 2 होंगे, 1.5। तो ये क्वांटाइजेशन है। ये क्या है, जो फिक्स अमाउंट में अवेलेबल है, कंटिन्यूस अमाउंट में अवेलेबल। कंटिन्यूस का मतलब है जो आप चाहें वो मिल जाए, वही अमाउंट मिल जाए। जैसे पुराने के सब्जी वाले होते थे, आजकल तो सब्जी वाले भी कहते हैं वो एक फिक्स अमाउंट में भाई महंगी मिली है सब्जी। पहले तो क्या करते थे, 2-3 टमाटर, 2-3 मिर्चें, अदरक लहसुन फ्री में दे देते थे। अब तो अदरक 600 रुपये किलो फ्री में क्या मिलेगी, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन से मुराद है समथिंग कैन एग्जिस्ट ओनली इन फिक्स्ड अमाउंट। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस चार्ज कैन ओनली एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल चार्ज ई। चार्ज सिर्फ आपको मिलेगा इंटीग्रल मल्टीपल में। किसके इंटीग्रल मल्टीपल में? ई के। ई क्या है? फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज क्या है? जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। जो किसका चार्ज है? द मिनिमम चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन
इट इज कॉल्ड द फंडामेंटल चार्ज डिनोटेड बाय ई। जो कम से कम चार्ज मौजूद हो सकता है किसी बॉडी पे वो है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और उस चार्ज का अमाउंट कितना है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। इसको फिर सिंबल दे देते हैं ई। इसको क्या सिंबल दे देते हैं, जैसे मैंने कहा ना कम से कम एक बंदा होगा, आधा बंदा, ये ई वो एक बंदा है, इससे कम पॉसिबल, या ये वो एक मार्कर है, सही है। इसका अमाउंट इतना है, अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसमें चार्ज कितना होगा 1.6 एक्सपोनेंट माइनस, इससे कम चार्ज मौजूद नहीं हो सकता। क्लियर होगी। अब जितने भी चार्ज मिलेंगे, जैसे अभी मैंने आपको समझाया, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल के क्लोरीन के पास गया, ठीक है। बाज़ औक़ात आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे +2 चार्ज आ जाता है या -2, वो क्यों आता है? +2 चार्ज क्यों आएगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। -2 चार्ज क्यों आएगा? क्या कभी ये पढ़ा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ले लिया? नहीं ना। तो या तो 1 चार्ज जाएगा, या 2 चार्ज जाएंगे, या 3 चार्ज जाएंगे। 1.5 नहीं जाएगा, 1.25 नहीं जाएगा, 2.5 नहीं जाएगा, 2.25 नहीं जाएगा, 1 2 3 यही कहलाते हैं इंटीजर। मैथमेटिक्स में ये क्या कहलाते हैं? इंटीजर। तो हमारा जो चार्ज होगा या तो 1 ही होगा, सही है। प्रोटॉन के चार्ज को फिर कहते हैं, ये ई तो डेफिनेशन हो गई। अब प्रोटॉन के चार्ज को क्या कहेंगे? +E। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्या कहेंगे? -E। वो जो हम +1 -1 लिखते हैं उससे मुराद बेसिकली +E और -E होता है, लेकिन हम लिखते नहीं है अपनी आसानी के लिए। वो जो मैंने लिखा था +17, वो क्या था? +17E। और वो -17 क्या था? -17E। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1E, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज -2E, तो 17 इलेक्ट्रॉन का चार्ज -17E। एक प्रोटॉन का चार्ज +1E, 2 प्रोटॉन का चार्ज +2E, तो 17 प्रोटॉन्स का चार्ज +17E। इसको हम समझ लेते हैं, फिर हम ई लिखते नहीं है, कहीं जब हमें ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली केमिस्ट्री वाले वो कहते हैं +1 है, उससे मुराद होती है +1E, -1E। अच्छा, तो क्यों मिलेगा 1E 2E 3E 4E चलते जाए, यहाँ -1E -2E -3। क्यों क्या है? चार्ज। क्यों क्या है? तो टोटल चार्ज अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं, ये बराबर होगा NE। क्यों क्या है? चार्ज ऑन अ बॉडी। n क्या है? कोई भी इंटीजर। ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 ये क्या कहलाते हैं मैथ में? इंटीजर। और E जो है ये हमारा वो फंडामेंटल चार्ज है। क्लियर हो गया सबको? अच्छा, चार्ज की जो SI सिस्टम में यूनिट है वो कहलाती है कूलम। कूलम की 2-3 डेफिनेशंस हैं। ये करंट के रेस्पेक्ट से आपने पढ़ा होगा, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q/T। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q बराबर हो गया IT। तो यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? I की जगह भी 1 एम्पियर, टाइम की जगह 1 सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड क्या बन गया? कूलम। If a charge of 1 ampere passes through a conductor in 1 second, the amount of charge flowing is 1 coulomb। एक वायर है ये, इसमें 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट गुजर रहा है, तो इसका मतलब है जो चार्ज गुजर रहा है वो कितना है? 1 कूलम है। क्लियर हो गया सबको? ये चार्ज के बारे में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो आज हमने स्टडी कर लिए तकरीबन सारे। कल फिर इंशाल्लाह हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, उस पर न्यूमेरिकल्स भी हैं, और वो कूलम्स लॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मिलता जुलता है।